कांता की डायरी। कहानी का शीर्षक है सही निर्णय। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। कहते हैं इंसान ने पाप किया है या पुण्य, इसका पता चले या ना चले, पर वह इंसान बहुत भाग्यशाली होता है जिसे बुढ़ापे में परिवार का प्यार और साथ दोनों मिलता है। अब यही सब परखने की बारी श्याम नारायण जी की थी। सेवानिवृत्ति के बाद एक आराम की जिंदगी का जो सपना उन्होंने देखा था वह उस दिन क्षणाक से टूट गया जब उनके बेटे नवीन ने कहा कि वह तबादला लेकर विदेश जा रहा है। विदेश जाने का सपना उसका बचपन से ही रहा था, पर श्याम नारायण जी को लगा कि समय के साथ वह समझ जाएगा। पत्नी के जाने के बाद वे वैसे ही अकेले हो गए थे, पर बेटे के जाने की खबर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। कहने लगा कि प्रमोशन के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। उसने 1 वर्ष बाद लौटने का वादा किया। पिता को फ़ोन करने का वादा करके वह चला गया। शुरू में कुछ दिनों तक उसने फ़ोन किया, फिर अपने काम में वह व्यस्त हो गया। श्याम नारायण जी ही उसे फ़ोन किया करते थे। सुना घर उन्हें काटने को आता था। किसी तरह 1 वर्ष बीत गए। जब नवीन के आने का समय आया तो उन्होंने उसे फ़ोन किया कि तुम कब आ रहे हो। तो नवीन ने बहुत ही कड़वाहट से जवाब दिया कि आप मुझे फ़ोन करके बार बार परेशान मत किया करो। मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और अब मैं यहीं पर रहूँगा। बेटे की शादी की खबर सुनकर वे खुश हो गए, पर उसने तो अपने पिता को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उसके वापस ना लौटने की खबर ने उन्हें अंदर तक दुखी कर दिया था। अब तो जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी खत्म हो गई थी। दूसरे दिन सुबह जब वह उदास मन से पार्क में टहलने गए तो वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा। दोस्तों के साथ बैठे तो सभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि बुढ़ापे में समय कैसे काटे, क्योंकि नौकरी तो अब है नहीं और बच्चे अपने संसार में व्यस्त हैं। तभी अचानक उनके दोस्त रामेश्वर ने कहा कि क्यों ना हम सब एक वृद्ध आश्रम खोलें और सब वहीं पर मिलकर कोई काम करें। पर समस्या ये थी कि कहाँ पर खोलें। श्याम नारायण भी बैठकर सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर जगह की समस्या है तो मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं अकेला रहता हूँ, अतः वहाँ पर आश्रम खोल लो। मैं ऊपर रह लूँगा, नीचे के तल्ले पर आश्रम का काम हो जाएगा। पर सबने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा वापस आ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पैसे और मेहनत दोनों बेकार हो जाएंगे। तब श्याम नारायण ने कहा कि घर मेरा है, इसका क्या करना है ये मेरा अधिकार है, और वैसे भी अब नवीन वापस नहीं आएगा। फिर सबकी सहमति से श्याम नारायण जी के घर के निचले हिस्से को वृद्ध आश्रम में बदल दिया गया। अब सारे बुजुर्ग वहाँ पर आकर अपना समय गुजारने लगे। फिर धीरे धीरे सब ने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इससे उनका समय भी गुजर जाता था तथा कुछ पैसे भी आ जाते थे। फिर उन लोगों ने रुपये लगाकर पापड़ बनाने की मशीन खरीद ली। अब सारे बुजुर्ग मिलकर पापड़ बनाने लगे। कुछ ही दिनों में उनका पापड़ बनाने का काम अच्छे से चलने लगा, तो उन्होंने आसपास की घरेलू महिलाओं को भी इस काम में सहयोग के लिए बुला लिया। इससे उन महिलाओं को भी थोड़ी सी आमदनी होने लगी। अब इन बूढ़े लोगों का मन भी लगने लगा तथा समय भी अच्छे से कटने लगा। धीरे धीरे श्याम नारायण अपने दुख और बेटे दोनों को भूलने लगे थे। पापड़ का धंधा अच्छे से चलने पर उन्होंने उस व्यवसाय को वृद्धाश्रम के नाम पर पंजीकृत करा दिया था, ताकि कल को कोई इस पर अपना अधिकार न जता सके। साथ ही उन्होंने अपनी वसीयत में अपने घर को वृद्ध आश्रम को दान कर दिया, जिससे कल को उनका बेटा घर पर अपना दावा न करे। जल्द ही 1 और वर्ष बीत गए। एक दिन जब श्याम नारायण जी काम से बाहर गए थे, तभी उनके पीछे उनका बेटा नितिन अचानक घर आ गया। घर के निचले हिस्से में वृद्ध लोगों का जमघट देखकर वह गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा। उसने
सबको घर से निकलने को कहा। सब लोग सकते में आ गए। उसने सारा पापड़ बनाने का सामान बाहर फेंक दिया। वह सारे बुजुर्गों को धक्के मारकर बाहर निकालने लगा। तभी अचानक से श्याम नारायण जी वहाँ पर पहुँच गए। पापड़ बनाने के सामान और दोस्तों को बाहर देखकर पूछा, ये सब क्या है? उनके दोस्तों ने दुखी होकर कहा, हमें घर से निकाला जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तब श्याम नारायण जी ने उनको अंदर चलने को कहा। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि नितिन वहाँ से सब कुछ खाली करवा रहा है। उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, रुको नितिन, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये घर मेरा है और मेरे घर में किसे रखना है ये मैं तय करूँगा। नितिन थोड़ा चकित होकर अपने पिता को देखने लगा। उसने कहा, पर पापा मैं कहाँ रहूँगा? ये मेरा भी घर है और मेरा इस पर पूरा अधिकार है। अब श्याम नारायण जी थोड़ा सख्त होकर बोले, माफ़ करना नितिन, पर यह घर मेरी कमाई से बना है, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। नितिन अब हैरान हो रहा था। उसने कहा कि मैं आपकी बहू और पोते के साथ कहाँ जाऊँगा? तब श्याम नारायण जी ने कहा कि पत्नी और बच्चा तुम्हारे हैं तो इनके बारे में सोचना तुम्हारा काम है। हाँ, अगर किराए का घर ढूंढने में कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि बिचौलिया मेरी पहचान का है। वह तुम्हें एक अच्छा घर दिला देगा। तब तक चाहो तो यहाँ रह सकते हो। ऊपर में 2 कमरे हैं, एक मेरा है, दूसरा खाली पड़ा है। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए उसमें रह सकते हो, पर नीचे के तल्ले पर मेरे दोस्तों को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रहे, तुम यहाँ केवल 1 हफ्ते तक ही रह सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के लिए रह सकते हो। फिर वह थोड़ा सांस लेने के लिए रुके और नवीन की तरफ देखा। नवीन तो कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पापा कभी इतना ठोस निर्णय भी कर सकते हैं। तभी श्याम नारायण जी ने आगे कहा, तुम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वापस ना लौटने के फैसले के कारण मैंने इस घर को वृद्धाश्रम के नाम पर पंजीकृत करा दिया है। मेरे मरने के बाद यह घर हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में बदल जाएगा। वैसे भी तुम यहाँ पर मेरे लिए वापस नहीं आए हो सकता है वक्त पड़ने पर तुम फिर चले जाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस घर में तुम जैसी नालायक संतानों के सताए हुए माता पिता को सहारा मिल सके। साथ ही वे लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने आप को अकेला ना समझे। आखिर तुम जैसे स्वार्थी संतानों के पीछे जीवन भर रोने से क्या मिलेगा? बच्चे कभी नहीं सोचते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप को भी बच्चों की ज़रूरत होती है। सारे फ़र्ज माँ बाप के लिए ही होते हैं, बच्चों के कोई फ़र्ज नहीं होते हैं। पिता की सच्ची बातें नितिन के ऊपर हथौड़े की तरह पड़ रही थी, पर उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, जो बोओगे वही काटोगे।